क्या वजह है कि भारत एक ही वक्त पर 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में एंट्री करने की बात कर रहा है और सुपर सुखोई को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर रहा है, हाई अल्टीट्यूड मिशन के लिए नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहा है और साथ ही बैटलफील्ड के लिए पोर्टेबल स्पाई सिस्टम डेवलप कर रहा है। क्या ये सिर्फ मॉडर्नाइजेशन है या फिर फ्यूचर वॉर का एक हिडन मास्टर प्लान है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी एमका के अलावा 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भी भारत के शामिल होने को लेके काफ़ी डिस्कशन किया जा रहा है। इसी को लेके अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हो चुका है, जहां पर हमारे रिटायर्ड एयर मार्शल संजीव कपूर ने सजेस्ट किया है कि भारत को अब एडवांस फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लुक-ईस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। उनका एक कहना है कि अगर भारत को फास्ट पेस में अपनी एयर पावर को मॉडर्नाइज करना है तो सिर्फ इंडिजिनस डेवलपमेंट पर डिपेंड करना थोड़ा स्लो प्रोसेस होने वाला है। इसीलिए ईस्ट एशियन पार्टनरशिप एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन होने वाला है। एयर मार्शल कपूर ने स्पेशली जापान के साथ पार्टनरशिप करने की बात किया है, क्योंकि जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री पहले से ही F-35 लाइटनिंग II के लिए फाइनल असेंबली और चेकआउट फैसिलिटी ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब ये कि जापान के पास हाई एंड फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने का रियल एक्सपीरियंस पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने ग्लोबल एयर कॉम्बैट प्रोग्राम यानी GCAP में भी भारत की एंट्री करने की बात किया है, जो कि यूके, इटली और जापान का 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम होने वाला है। अभी अगर भारत इसमें ज्वाइन करेगा तो स्टेल्थ, AI ड्रिवन वॉरफेयर, सेंसर फ्यूजन जैसी नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी में भारत को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, जो कि एमका प्रोग्राम को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। एयर मार्शल कपूर ने साउथ कोरिया के KF-21 बोरामी प्रोग्राम को भी एक आइडियल एग्जाम्पल बताया है। ये प्रोग्राम इंडोनेशिया के साथ मिलकर अभी डेवलप किया जा रहा है, जहां फंडिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग की मदद से इसे डेवलप किया जा रहा है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया 16 KF-21 फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने वाला है, जिससे ये प्रूव होता है कि को डेवलपमेंट मॉडल सक्सेसफुल होने वाला है। उनका एक कहना कि अगर भारत भी ऐसा मॉडल अडॉप्ट करता है तो एमका को भी जल्दी ही डेवलप करना संभव हो सकता है और फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इस लुक-ईस्ट अप्रोच की सबसे बड़ी खास बात यह कि इसमें भारत को डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल सकता है, जैसे एडवांस्ड कंपोजिट, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन और इंजन सब सिस्टम। अभी वेस्टर्न डील में अक्सर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, लेकिन एशियन पार्टनरशिप में लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन ज़्यादा स्ट्रांग होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट सुपर सुखोई प्रोग्राम की तरफ से है। तो दोस्तों, अभी भारत का सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम सुखोई Su-30 MKI को एक सिंपल एयर सुपीरियरिटी फाइटर से एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एस्कॉर्ट प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है। मतलब अब ये एयरक्राफ्ट सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि पूरे स्ट्राइक पैकेज को एनिमी रडार और मिसाइल सिस्टम से शील्ड प्रोवाइड कर सकता है। इस अपग्रेड का कोर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होने वाला है, जो कि डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी DARE की तरफ से डेवलप किया गया। इसमें गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ओल्डर जनरेशन की गैलियम आर्सेनाइड सिस्टम से काफी पावरफुल होने वाला है। अभी इस टेक्नोलॉजी की वजह से रडार और जैमर दोनों का इफेक्टिव रेडिएटेड पावर काफी इंक्रीज होने वाला है, जिससे एनिमी रडार को डिटेक्ट करना और उसे आउटस्मार्ट करना हमारे लिए आसान होने वाला है। इस नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की खास बात यह कि ये एक वाइड बैंड सिस्टम है, जो कि एक साथ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में काम कर सकता है। मतलब लो फ्रीक्वेंसी ईयरली वार्निंग रडार से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी मिसाइल सीकर तक को सबको एक ही टाइम पर जैम करना पॉसिबल होने वाला है। इससे पहले हमारे सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए स्कॉर्पियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड और SAP 518 सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि एक रशियन सिस्टम है। अब वर्तमान जिस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी यानी DRFM टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये सिस्टम एनिमी रडार सिग्नल को कैप्चर करके उन्हें मॉडिफाई करने वाला है और वापस ट्रांसमिट करने वाला है। इस प्रोसेस से रडार स्क्रीन पर फेक सिग्नल या घोस्ट टारगेट क्रिएट होने वाला है, जिसमें एनिमी को असली टारगेट को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी परेशानी होने वाली है। सुपर सुखोई अपग्रेड में एक और मेजर कंपोनेंट विरूपाक्ष ऐसा रडार भी होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह कि ये रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अलग अलग काम नहीं करेंगे, बल्कि सेंसर फ्यूजन की मदद से एक साथ ऑपरेट करेंगे। ये दोनों सिस्टम गैलियम नाइट्रेट की बैकएंड को शेयर करने वाले हैं, जिस वजह से ये इंटरलिंक्ड मोड में काम करेंगे, जिससे एयरक्राफ्ट एक साथ टारगेट को डिटेक्ट भी कर सकेगा और एनिमी रडार को जैम भी कर
सकेगा। इतने कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए एक हाई स्पीड इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ने वाली, जो कि सुपर सुखोई में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसमें AI बेस्ड एल्गोरिथम मौजूद होने वाली है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली थ्रेट सिग्नल को एनालाइज करेगा, प्रायोरिटी डिसाइड करेगा और तुरंत ही करेक्ट काउंटर मेजर सिस्टम को डिप्लॉय करेगा। इससे पायलट का वर्कलोड काफी कम होगा और रिएक्शन टाइम बेहतर हो जाएगा। इस सुपर सुखोई में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इस्तेमाल किया जाने वाला है, वही फ्यूचर में हमारे बाकी सिस्टम जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस अपग्रेड का एक और इंपॉर्टेंट फीचर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट यानी LPI रडार कैपेबिलिटी होने वाली है। इसे एयरक्राफ्ट अपने रडार सिग्नल को ऐसे इमिट करता है कि एनिमी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल बन जाता है। कुल मिलाकर सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद हमारे Su-30M के एयरक्राफ्ट एक हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एस्कॉर्ट फाइटर बनने वाले, जो न सिर्फ एनिमी एयरक्राफ्ट को एंगेज करने में सफल होने वाले, बल्कि हमारे पूरे स्ट्राइक पैकेज को जरूरत पड़ने पर प्रोटेक्ट करने में सक्षम भी होने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस ड्रोन इकोसिस्टम की तरफ से है और अभी हम सिंगुलैरिटी एरोस्पेस के टैंगो चार्ली हेल UAV के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ऑपरेशन इंडक्शन के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। ये ड्रोन इंडियन आर्मी के यूजर ट्रायल्स और ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी यानी ATOL ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है और अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी की तरफ से जल्द ही इसके लिए ऑर्डर को भी प्लेस किया जाने वाला है। टैंगो चार्ली एक हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV होने वाला है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए स्पेशली डिजाइन किया जा रहा है। अभी इसका मेन रोल परसिस्टेंस ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन होने वाली है। इस ड्रोन के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए सिंगुलैरिटी एरोस्पेस की तरफ से अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक MOU को साइन कर दिया गया, जिसके अंदर कृष्णगिरी में एक एडवांस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया जाने वाला है। इस फैसिलिटी में टैंगो चार्ली के साथ इसका मैरिटाइम वेरिएंट X-61 UAV को भी मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। टैंगो चार्ली UAV की सबसे बड़ी खास बात इसका टेंडेम विंग एरोडायनेमिक डिजाइन है, जो कि लिफ्ट एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और पेलोड कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देता है। इस UAV का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 350 kg है और यह लगभग 130 kg के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है। अभी इसकी एंडोरेंस अराउंड 20 घंटे के आसपास बताया जा रहा है और ऑपरेशन रेंज लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जो कि इसको डीप सर्वेलेंस मिशन के लिए परफेक्ट चॉइस बनाने वाली है। इस ड्रोन की एक और इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी इसका GPS डिनाइड एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी होने वाली है। ये फ्लाई बाय साइट आर्किटेक्चर और ऑनबोर्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसे अगर एनिमी GPS सिग्नल को जैम भी करता है तो भी अपना मिशन कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा ये सैटकम बेस्ड बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट यानी BLOS कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, जिस वजह से इसको लॉन्ग ड्यूरेशन ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से। दोस्तों, अभी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 14 के अंदर एक एडवांस मैन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया है। ये सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम यानी ESM कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बैटलफील्ड में रियल टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रेट को डिटेक्ट, एनालाइज और क्लासिफाई करने पर होने वाली है। अभी मॉडर्न वॉरफेयर काफी हद तक स्पेक्ट्रम सेंट्रिक बन चुका है, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन को कंट्रोल करना एक डिसाइसिव एडवांटेज बन चुका है। इसी वजह से इंडियन आर्मी को ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है जो रियल टाइम में एनिमी रडार्स, कम्युनिकेशन लिंक्स और ड्रोन सिग्नल को ट्रैक कर पाएगा। अभी जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद है उसमें काफ़ी सारे इशू देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी आउटडेटेड भी होने लगे हैं, जैसे लिमिटेड फ्रीक्वेंसी कवरेज, बल्कि डिज़ाइन और स्टैटिक डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये कि सिस्टम डायनामिक बैटलफील्ड में इजीली डिप्लॉय नहीं किया सकते, स्पेशली फॉरवर्ड एरिया में जहां पर मोबिलिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वहां पर इनको डिप्लॉय करने में थोड़े परेशानी होती है। इसके अलावा डायरेक्शन फाइंडिंग एक्यूरेसी भी एक मेजर चैलेंज है, जिसमें दुश्मन की एमिटर की लोकेशन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अभी डिस्क 14 के अंदर जो सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया है वो कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और रग्ड सिस्टम होने वाला है, जिसको एक इंडिविजुअल सोल्जर या स्मॉल टीम इजीली कैरी कर पाएंगे। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी कवरेज होने वाले, जिससे ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड को एक साथ मॉनिटर कर पाएगा। इसके साथ एडवांस डायरेक्शन फाइंडिंग यानी इसमें DF कैपेबिलिटी भी मौजूद होने वाली, जो कि एक बहुत बड़ी एडवांटेज होने वाली, जो कि दुश्मन के एमिटर को प्रिसाइजली लोकेट कर पाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मैन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि मॉडर्न बैटलफील्ड के हिसाब से अभी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।